नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक उपन्यास सबसे बड़ा हत्यारा, पार्ट 6। क्या हुआ? सुधीर शर्मा के होठों से निकला। हम प्लेन लैंड कर सकते हैं। देवराज चौहान के स्वर में खुशी की झलक थी। कहाँ? इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर? सुधीर शर्मा दांत भींचकर कड़वे शहर में कह उठा। अबे गधे! देवराज चौहान बाइनाकुलर उसके हाथ में थमाकर बोला। हम रनवे की दूसरी तरफ से प्लेन लैंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ फासले पर पहाड़ी है। लैंडिंग में वह पहाड़ी थोड़ी सी बाधा अवश्य पैदा करेगी, परंतु थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो आसानी के साथ रनवे पर उतारा जा सकता है। सुधीर शर्मा ने बाइनाकुलर आंखों पर लगाई और आगे झुककर विंडशील्ड के पार देखने लगा। कुछ देर के बाद वह पलटा और गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, दूसरी तरफ से भी प्लेन नहीं उतारा जा सकता है। देवराज चौहान अपनी बात पर जोर देकर बोला। प्लेन लैंडिंग जानते हो कैसी होती है? दूर से प्लेन आता हुआ नीचे झुकता चला जाता है और उसके पहिए रनवे को छूकर उसका सहारा ले लेते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी है। हम प्लेन को दूर से झुकाते हुए रनवे की सतह पर कैसे ला सकते हैं। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। पहाड़ी के बीच में आ जाने के कारण हम प्लेन को दूर से ही सीधा नहीं ला सकते। रनवे और पहाड़ी के बीच 500-600 फीट जगह खाली है। तुम बहुत ही कम गति से पहाड़ी के ऊपर से प्लेन लाओ और प्लेन को एकदम नीचे झुका लो। इस प्रकार प्लेन रनवे की सतह तक। पागल मत बनो, सुधीर शर्मा तीखे स्वर में बोला। सिर्फ 500-600 फीट जगह है पहाड़ी और रनवे के बीच। पहाड़ी पार करते ही प्लेन को नीचे लाते हुए 400 फीट के लगभग जगह पार हो जाएगी। बाकी 100 फीट में प्लेन को रनवे के एंगल पर कैसे लाया जा सकता है? यहीं पर तो तुम्हें अपनी दक्षता का प्रमाण देना है। दक्षता का प्रमाण? मैंने कब कहा कि मैं दक्ष हूँ? फालतू मत बोलो और मेरी बात सुनो, देवराज चौहान बोला। तुम प्लेन को रनवे की सीध में ही पहाड़ी के पार लाओगे। सामने रनवे होगा। प्लेन नीचे होता हुआ रनवे पर आता चला जाएगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ करना बहुत ही कठिन है। ऐसा करने से प्लेन रनवे से इस कदर जोर से टकराएगा कि कुछ भी हो सकता है। प्लेन के इंजन में आग लग सकती है, पहियों में गड़बड़ हो सकती है, फिर बैलेंस बिगड़कर प्लेन सीधा खाई में गिर सकता है। तो क्या हो गया? देवराज चौहान अजीब से लहजे में बोला। मरने तो हम वैसे भी जा रहे हैं। हमारी जिंदगियां तब तक की हैं जब तक कि प्लेन की टंकी में पेट्रोल है। इस प्रकार मरने से तो बेहतर है कि कोशिश करके मरा जाए। सुधीर शर्मा टकटकी बांधे देवराज चौहान को देखता रहा। बात तो ठीक है, अवतार सिंह बोला। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? कोशिश नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे में 50% बचने के चांस तो हैं। चेहरे पर नकाब डाले अन्य साथी बोला तो बाकी पांचों ने भी फौरन हाँ में हाँ मिलाई। सुधीर शर्मा को भी यह बात दुरुस्त लगी कि कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज है। मौत के मुंह में तो लोग वैसे ही जा रहे हैं। उसने प्लेन को ऑटोमेटिक कंट्रोल से अलग किया और पायलट सीट पर बैठता हुआ बोला, विस्की की बोतल दे दो। थोड़ी देर की बात है, उसके बाद। मुझे इस समय विस्की चाहिए। सुधीर शर्मा के हाथ डैशबोर्ड के बटनों से खेल रहे थे। सारा नशा उतर चुका है। मुझे विस्की की जरूरत महसूस हो रही है। जल्दी करो, मेरे पास वक्त कम है। देवराज चौहान के इशारे पर अवतार सिंह बाहर निकल गया। कुछ ही पलों के बाद वापस लौटा तो हाथ में शराब की सील बंद बोतल थी। तब तक सुधीर शर्मा प्लेन को सीधा करके एक ही दिशा में बढ़ा चुका था। उसने बोतल थामकर उसकी सील मुंह से ही तोड़ी और मुंह से लगाकर एक ही सांस में आधी बोतल पी गया। तत्पश्चात उसने बोतल अवतार सिंह को थमाकर कहा, रख लो। अगर जिंदा रहे तो लैंडिंग के बाद इस बोतल की जरूरत पड़ेगी। अवतार सिंह ने बोतल बंद करके एक तरफ रख दी। दोनों असिस्टेंट पायलट दहशत भरी निगाहों से सुधीर शर्मा को देख रहे थे। मस्तिष्क में यही विचार उमड़ रहे थे, आधी बोतल चढ़ा जाने के पश्चात क्या यह नशेड़ी इतनी खतरनाक जगह पर भयंकर रिस्क लेकर प्लेन लैंड कर सकेगा? परंतु वह इस बात को भी महसूस कर रहे थे कि इतनी शराब पीने के बाद उसके हाथ पांव कंट्रोल में हैं। यात्रियों को सेफ्टी बेल्ट बांधने को कह दो, सुधीर शर्मा बोला। नहीं तो लैंडिंग में उन सबके सिर फटे होंगे और हाथ पांव टूटे होंगे। अगले ही पल देवराज चौहान बाहर निकल गया और यात्रियों से बेल्ट बांधने को कहकर वापस आ गया। सुधीर शर्मा ने भी बेल्ट बांध ली थी। उसके साथ बैठे दोनों असिस्टेंट पायलटों ने भी। अब सुधीर शर्मा का ध्यान डैशबोर्ड और विंडशील्ड के पार केंद्रित था। तुम लोग भी किसी न किसी वस्तु को अच्छी तरह पकड़ लो, सुधीर शर्मा बोला।
देवराज चौहान, अवतार सिंह और अन्य 6 व्यक्तियों ने भी सख्ती के साथ किसी न किसी वस्तु को पकड़ लिया ताकि प्लेन उतरते वक्त लगने वाले झटके से खुद को संभाल सके। अब वहां तीखा सन्नाटा छा चुका था। सुधीर शर्मा के साथ दोनों असिस्टेंट मन से सहयोग कर रहे थे। इस बात को वह समझ चुके थे कि लैंडिंग सलामत हुई तो सब ठीक, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। सुधीर शर्मा ने प्लेन को लंबा चक्कर लगाकर वापस घुमाया। अब प्लेन पहाड़ियों की तरफ था। विंडशील्ड के सामने बहुत बड़े पहाड़ों की श्रृंखला सीना फैलाई खड़ी थी। सुधीर शर्मा के होंठ बिछे हुए थे, निगाहें सामने थी। उसका एक हाथ डैशबोर्ड के बटनों से खेल रहा था और दूसरा हाथ उस लीवर के हत्थे पर था जिससे प्लेन ऊपर नीचे किया जा सकता था। तुम दोनों तैयार हो? सुधीर शर्मा ने उसी मुद्रा में पूछा। यस, दोनों ने एक साथ कहा। मुझे कहना ना पड़े, अपना काम खुद ब खुद ही करते रहना, सुधीर शर्मा पूर्वता लहजे में बोला। जानते हो ना कि लैंडिंग के समय क्या क्या करना है? जानते हैं सर, आप किसी भी बात की फिक्र ना करें। पहाड़ियां बेहद समीप आ चुकी थी। विंडशील्ड से बाहर का नज़ारा देखते हुए सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। क्षण भर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन सीधा पहाड़ियों से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। तभी सुधीर शर्मा ने लीवर ऊपर उठाया। प्लेन ऊपर उठा और ठीक पहाड़ियों के ऊपर को गुजरा। अगले ही पल वह होंठ भींचकर लीवर को नीचे दबाता चला गया। प्लेन के आगे का हिस्सा नीचे को झुकता चला गया। ऐसा लगा जैसे प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर सीधा खाई में जा रहा हो और खाई के पार ठीक सामने रनवे नजर आ रहा था। रनवे पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई थी। रनवे बेहद करीब था। सुधीर शर्मा ने लीवर ऊपर खींचा। प्लेन सीधा हुआ। दोनों असिस्टेंट बराबर अपने हिस्से का काम करने में व्यस्त थे। स्पीडोमीटर पर प्लेन की स्पीड 0 आ चुकी थी, परंतु प्लेन पूरे फोर्स पर था। ध्यान से सर, एक असिस्टेंट के होठों से निकला। प्लेन के रनवे से टकराते ही ब्रेकों को पूरे जोर से दबा देना। सुधीर शर्मा चीखा। इधर की ब्रेक मैं दबा दूंगा। असावधानी या लापरवाही मत करना। अगर ब्रेक न लगी तो रनवे को पार करके प्लेन पेड़ों को तोड़ता हुआ सीधा खाई में गिरेगा। कोई कुछ न बोला। रनवे बेहद समीप आ चुका था। विंडशील्ड के पार सबकी निगाहें रनवे पर ही थी। अगले ही पल देखते ही देखते प्लेन तोप के छूटे गोले के समान रनवे से जा टकराया। टकराते ही प्लेन इतनी जोर से उछला कि लगा जैसे खाई में जा गिरेगा। 2-3 बार उछलने के पश्चात प्लेन रनवे की सतह पर तूफानी गति से भाग निकला। सुधीर शर्मा और दोनों असिस्टेंट के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। प्लेन की ब्रेकें लगभग पूरी दबाई जा चुकी थी। इस पर भी प्लेन आगे खिसकता जा रहा था। सुधीर शर्मा गला फाड़कर चीखा। ब्रेकें दबाओ बेवकूफ, ब्रेक हमने पूरी दबा रखी है। असिस्टेंट के स्वर में मौत की थरथराहट थी। तो फिर प्लेन की गति कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? कोई कुछ न बोला। ब्रेकें ठीक है? सुधीर शर्मा पुनः चीखा। बिल्कुल ठीक है सर, ब्रेकें ठीक न होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दूसरा असिस्टेंट कांपती आवाज में कह उठा। ब्रेक के बावजूद भी गति कंट्रोल होने में कुछ तो वक्त लगेगा। तभी प्लेन की स्पीड ब्रेकों की जद में आ गई, परंतु जब तक सबके चेहरों पर पसीना ही पसीना नजर आने लगा था। आंखों में मौत के साए स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे थे। रनवे का अंतिम छोर काफी पास आ चुका था। सबकी उबली आंखें रनवे के अंतिम छोर पर थी, जहां 2 लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। प्लेन नहीं रुकेगा, खाई में गिर जाएगा, 6 में से एक भयपूर्ण स्वर में चीखा। चुप रहो, देवराज चौहान भेड़िए की मानिंद कुर्राया। उसी समय प्लेन को तीव्र झटका लगा और वह रुक गया। प्लेन के पहियों और खाई के बीच सिर्फ चंद फीट का फासला रह गया था। प्लेन के आगे की नोक का जरा सा हिस्सा खाई को पार कर चुका था। पायलट कक्ष में मौत का सन्नाटा विद्यमान था। सबकी गहरी गहरी सांसें लेने की आवाजें वहां गूंज रही थी। किसी को विश्वास न आ रहा था कि प्लेन सही सलामत लैंड हो चुका है। उनके चेहरों पर पड़ी नकाबें गीली हो गई थी। बोह तल दो, एकाएक सुधीर शर्मा चीखा और उसने अपनी पसीने भरी हथेलियों को अपनी कमीज के साथ रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। फिर वहां उठा, चेहरे पर बह रहे पसीने को पोंछा। तब तक देवराज चौहान बोतल थामे उसके पास आ चुका था। उसके हाथ में थमी बोतल स्पष्टता कांपती नजर आ रही थी। सुधीर शर्मा ने बोतल का ढक्कन खोला और पुनः एक ही सांस में आधी बोतल भरी शराब को खाली करके बोतल नीचे लुढ़का दी। तत्पश्चात गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वहां से उसने पुनः चेहरे पर बहता पसीना पोंछा। दोनों असिस्टेंट पायलट फक चेहरों से विंड के पार समीप ही नजर आ रहे पेड़ों को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में दहशत थी। ऐसी खतरनाक लैंडिंग के बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी न सोचा था। वह तो सिर्फ सीधे साधे ढंग से प्लेन उतारना जानते थे। चलो चलो, होश में आओ,
सुधीर शर्मा उन दोनों को देखकर उत्साह भरे स्वर में बोला। आधी बोतल चढ़ा लेने के पश्चात अब उसके हाथ पांव कंट्रोल में महसूस होने लगे थे। हमें प्लेन को बैक करना है ताकि तुम लोग प्लेन को आसानी से उड़ा सको। तो तुम बहुत अच्छे पायलट हो, एक ने हाँफते हुए टूटे फूटे स्वर में कहा। जिस तरह सधे हुए ढंग से तुमने प्लेन को रनवे पर लैंड किया वह काबिले तारीफ था। अगर तुम्हारा अंदाजा जरा भी गलत हो जाता तो प्लेन ने उछलकर खाई में जा गिरना था। मैं तो ऐसी लैंडिंग के बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना तो मैंने भी कभी नहीं की थी दोस्त, सुधीर शर्मा ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया। हालात तुम्हारे ही सामने थे, ऐसी लैंडिंग तो मजबूरी में करनी पड़ी। रही बात प्लेन का बैलेंस ना बिगड़ने की, तो इसे तुम हम सबका मुकद्दर ही कह सकते हो। जिस प्रकार हम बच गए उसी प्रकार प्लेन सहित खाई में गिरकर मर भी सकते थे। तुम हो कौन? जिस प्रकार तुमने प्लेन की हर वस्तु कंट्रोल की उससे लगता है प्लेनों को उड़ाने का अभ्यास बहुत पुराना है, दूसरे ने पूछा। बातें बंद करो, देवराज चौहान अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए बोला। हमारे पास वक्त नहीं है। 10-12 मिनट प्लेन आकाश में चक्कर काटता रहा था। सब जगह ढिंढोरा पिट चुका होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अगले ही पल सुधीर शर्मा और दोनों असिस्टेंट पायलट प्लेन को बैक करने में व्यस्त हो गए। प्लेन धीरे धीरे वापस रेंगने लगा। ध्यान से, प्लेन को पीछे वाली खाई में न गिरा देना। अवतार सिंह के स्वर में प्रसन्नता का पुट था। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं प्लेन को खाई में गिराने जा रहा था। सुधीर शर्मा के खुशी से भरे स्वर में हंसी का पुट शामिल हो गया। 5 मिनट के पश्चात ही प्लेन बैक होकर रुक गया था। पीछे के रनवे का आखिरी छोर 50 फीट की दूरी पर था। सुधीर शर्मा ने दोनों असिस्टेंट को देखा। तुम्हारे अन्य साथी कहाँ हैं? कितने हैं? 4 हैं, रेस्ट रूम में होंगे, एक बोला। पायलट रेस्ट रूम में हमारे 2 आदमी मौजूद हैं, देवराज चौहान बोला। अच्छा दोस्तों, सुधीर शर्मा ने अपने बदन के गिर्द बांध रखी बेल्ट को खोला और खड़े होते हुए बोला। हम लोगों के जाने के बाद अपने साथियों की सहायता से प्लेन को फ्लाई कर लेना। मेरे ख्याल से अब बंबई जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जोरहाट या तेजपुर के एयरपोर्ट पर ही प्लेन लैंड करोगे। उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम में से 4 यहीं रहोगे। प्लेन से उतरने के समय तुम लोगों को बुला लिया जाएगा। ध्यान रखना, यह लोग ट्रांसमीटर पर यहाँ के कंट्रोल रूम से संबंध न बना ले। इनके ऐसा करने पर हमारे लिए पहले से ही खतरा पैदा हो जाएगा। देवराज चौहान, अवतार सिंह, सुधीर शर्मा और अन्य 2 चालक कक्ष से बाहर निकल गए। प्लेन की सफल लैंडिंग की वजह से उनके चेहरे खुशी से भरे पड़े थे। सब यात्रियों की निगाहें उन पर जा टिकी। कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। देवराज चौहान ने गन को ऊंचा करके खतरनाक लहजे में कहा। बेल्टें बांधे सब इसी तरह बैठे रहो। फिर वह करीब खड़े अवतार सिंह से बोला, होस्टेज से कहकर प्लेन का दरवाजा खुलवाओ। अवतार सिंह वहां से हटकर होस्टेज की तरफ बढ़ गया। मैं तो उठ सकता हूँ, जयकिशन लोटिया ने अपनी सीट से उठकर ऊंचे स्वर में कहा। उसकी निगाहें देवराज चौहान के नकाब ओढ़े चेहरे पर टिकी थी। नकाब के पीछे छिपा देवराज चौहान का चेहरा विशैली मुस्कान से भर उठा। अवश्य, तुम्हारे लिए ही तो मुझे हाईजैक करना पड़ा है। अपने साथी को भी साथ लो और दरवाजे की तरफ बढ़ो। देवराज चौहान के कहने की देर थी कि पाल खन्ना भी उठ खड़ा हुआ। फिर वह दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सब यात्रियों की निगाहें उन दोनों पर ही टिकी थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा तो BM जप्पी ने हाथ उठाकर उसे पास आने का इशारा किया। देवराज चौहान उसे घूरता हुआ पास जा पहुंचा। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो, देवराज चौहान बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। कहने के पश्चात जप्पी झुका और अपनी सीट के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली। लैंडिंग के तगड़े झटके को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से तुम्हारे आदमी गिर पड़े थे और तुम्हारे आदमी के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर मेरे पास आ गई थी। मेरे तो काम की है नहीं, ले लो, जिसकी हो उसे दे देना। बेचारा अभी तक सोच रहा होगा कि उसकी रिवॉल्वर कहाँ चली गई। उसे घूरते हुए देवराज चौहान ने रिवॉल्वर ली और अपनी जेब में डालकर आगे बढ़ने लगा तो जप्पी मुस्कुराकर बोला, सिगरेट पीते जाओ। कहने के पश्चात जप्पी ने सिगरेट सुलगाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। या तो तुम बहुत ही चालाक इंसान हो या फिर निहायत दर्जे के मूर्ख। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने सिगरेट थामी और आगे बढ़ गया। जप्पी मुस्कुराता हुआ उसे जाता देखता रहा। प्लेन का दरवाजा खुल चुका था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था तो थी नहीं। उन सबको छलांग मारकर नीचे उतरना पड़ा। 3 मिनट में ही प्लेन में मौजूद देवराज चौहान की योजना में शामिल सारे आदमी प्लेन से बाहर कूद चुके थे। लोटिया और पाल खन्ना भी प्लेन के बाहर थे। जगमोहन, बूंदी बलिया व अन्य साथी आसपास जमघट लगाए खड़े थे।
देवराज चौहान ने प्लेन के द्वार पर खड़ी होस्टेज को देखकर कहा, प्लेन को ले जाओ यहाँ से जल्दी। फिर देखते ही देखते प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। कुछ ही पलों में प्लेन के इंजन की कानों को फाड़ देने की आवाज जोर शोर से गूंजने लगी। यहाँ से चलने का क्या इंतजाम है? देवराज चौहान ने बलिया को देखा। गाड़ियां तैयार है, बलिया बोला। एक तो मिनी बस है जिस पर सारे आदमी आ जाएंगे। बस को मेन रास्ते से ले जाएंगे और उस तरफ थोड़ी सी पहाड़ी उतरकर नीचे वाली सड़क पर कार खड़ी है। हम दूसरे रास्ते से उस कार पर जाएंगे। जल्दी करो। देवराज चौहान ने चेहरे पर डाल रखी नकाब उतारकर फेंक दी। हमारे पास वक्त कम है। अब तक आसपास वाले इलाकों में सबको खबर मिल गई होगी कि यहाँ प्लेन उतरा है। तभी एक आदमी पास आया और बलिया से बोला, उन सबके हाथ पांव बांध दिए हैं। काफी देर तक वह एयरफोर्स वाले वहीं बंधे रहेंगे। ठीक है, अब तो इन सबको बस पर चढ़ा और जैसा तेरे को समझाया है वैसा ही करना। फिर बलिया अन्य सबसे बोला, उस तरफ बस खड़ी है, आप सब लोग बस में बैठ जाइए। सब बस की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान, जगमोहन, बलिया, सुधीर शर्मा, जय किशन लोटिया और पाल खन्ना दूसरी दिशा में बढ़ गए। लोटिया और पाल खन्ना के होठ पीछे हुए थे। वह इन लोगों के इशारे पर चलने को मजबूर थे। कुछ ही पलों में वह सब कच्चे रास्ते पर उतर रहे थे। सबसे आगे बलिया था। कुछ नीचे उतरने पर उन्हें सड़क और वहां खड़ी कार नजर आने लगी। तभी उन्हें रनवे पर प्लेन के सरकने की आवाज आने लगी। 5 मिनट के पश्चात ही वह सब कार में बैठे थे। देवराज चौहान और अवतार सिंह ने गनों को कार सीट के नीचे छिपा दिया था। बलिया कार चला रहा था। उसके साथ पाल खन्ना और सुधीर शर्मा बैठा था। पीछे वाली सीट पर देवराज चौहान, जगमोहन और लोटिया बैठे थे। लोटिया बीच में फंसा बैठा था। बलिया ने सावधानी से पहाड़ी सड़क पर कार आगे बढ़ा दी थी। तभी उनकी निगाह आसमान में उड़ते प्लेन पर पड़ी। प्लेन उड़ान भर चुका था। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। हाईजैकिंग में बीते वक्त को सोचकर उसके बदन में सिहरन दौड़ रही थी। अगर लैंडिंग में सफलता न मिली होती तो अब तक उन सब ने मर चुका होना था। प्लेन के पायलट ने हाईजैकिंग का मैसेज कंट्रोल को दे दिया होगा। कुछ ही क्षणों में हमारी तलाश आरंभ हो जाएगी। देवराज चौहान ने बलिया से कहा, समझ गए ना? चिंता मत करो, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। बलिया ने विश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे आदमी ने कौन सी एयरफोर्स वालों को बांधे जाने के बारे में कहा था? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाने के पश्चात पूछा। जवाब में जगमोहन ने सारी घटना सुना दी। सुनकर देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। उन्हें ढूंढते हुए वहां तक और कोई नहीं पहुंचा? नहीं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ही उन लोगों को खबर मिली वह सीधे आ गए। इस बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं की होगी। यह बात तो गले के नीचे नहीं उतरती। देवराज चौहान बोला, ऐसी बातों की रिपोर्ट तो फौरन ऑफिसरों को दी जाती है। खैर, चंदानी नहीं आया? आया था, जगमोहन बोला। हमने उसे तेजपुर में वहीं पहुंचा दिया है जहां हम जा रहे हैं। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। प्लेन लैंड करने में इतना वक्त कैसे लग गया, और किया भी उल्टी तरफ से? यह सब इसी बेवकूफ की मेहरबानी से हुआ, जवाब दिया सुधीर शर्मा ने। मैंने इसे पहले ही कहा था कि लैंडिंग पॉइंट की तरफ से पेड़ कटवा दे। लैंडिंग के समय वह प्लेन से टकराते हैं और जनाब यह बात तुम्हें कहना भूल गए। अभी भी खैर मनाओ कि सब कुछ ठीक तरह से निपट गया। बीता वक्त भयानक सपना लग रहा है। लोटिया और पाल खन्ना के होठ सख्ती से बंद थे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर लोटिया को देखा। अब कहो लोटिया, कैसा लग रहा है? देवराज चौहान का लहजा बेहद शांत था। मेरे पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है, जयकिशन लोटिया ने भी शांत स्वर में कहा। इतना ही कह सकता हूँ कि सिर्फ मेरे लिए प्लेन को हाईजैक करके तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। देवराज चौहान ऐसे खतरों का आदी है। इन्हीं खतरों में तो मजा आता है। वैसे तुम हमसे पूछोगे नहीं कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। जयकिशन लोटिया के चेहरे पर फीकी मुस्कान उभर आई। तुम हमें जहाँ भी ले जा रहे हो, देर सवेरे में वहां पहुंच तो जाना ही है, फिर पूछने का क्या फायदा? समझदारी की बात कर रहे हो? कहने के पश्चात देवराज चौहान ने बलिया को देखा। हम कब तक तेजपुर पहुंच जाएंगे? कम से कम 2 घंटे लगेंगे, बलिया ने जवाब दिया। पहाड़ी के ऊपर 5 कमरों वाली खूबसूरत कॉटेज बनी थी। घुमावदार पतली सी सड़क पर उस कॉटेज तक जा रही थी। बलिया ने कठिनता से यह कॉटेज किराए पर हासिल की थी। इस कॉटेज की पसंद की वजह सिर्फ यह थी कि कॉटेज एकांत में थी। किसी प्रकार का शोर शराबा हुआ भी तो किसी के कान में आसानी से नहीं पड़ेगा। कॉटेज के मेन गेट के समीप बलिया ने कार रोक दी। सब नीचे उतरे। तब शाम के 6 बज रहे थे। सूर्य कब का छिप चुका था। अंधेरा घिरने लगा था।
बदन को चीरने वाली ठंडी हवाओं में तेजी आ गई थी। देवराज चौहान ने चारों तरफ निगाहें घुमाई। बढ़िया जगह थी, छिपने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकती थी। कुछ देर के लिए तो यहाँ पर खुद को सुरक्षित समझा जा सकता था। सुधीर शर्मा ने बोतल में पड़ी थोड़ी सी विस्की को एक ही सांस में समाप्त करके बोतल को एक तरफ उछाल दिया। रास्ते में कार रुकवाकर उसने दुकान से शराब की बोतल खरीदी थी, जो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने खत्म कर डाली थी। आओ लोटिया, भीतर चले, देवराज चौहान मुस्कुराया। लोटिया ने सिर हिला दिया। सब कॉटेज में प्रवेश कर गए। वहाँ जरूरत की हर वस्तु मुहैया थी। खूबसूरत ड्राइंग रूम, बेडिंग व अन्य साजो सामान। खाना बनाने वाले का कोई इंतजाम नहीं है, यह काम हम लोगों को मिलकर ही करना होगा, बलिया ने कॉटेज में प्रवेश के पश्चात देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। ड्राइंग रूम में चंदानी अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। वह खुशी से उछलता हुआ नजर आ रहा था। उसकी चमक भरी निगाह जय किशन लोटिया पर थी। अपना माल संभालो चंदानी, हमने अपना वायदा पूरा किया, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए मेवाराम चंदानी को देखते हुए कहा। लोटिया को हाथ लगाने से पहले बाकी 40 लाख हमारे हवाले कर दो, जगमोहन ने कहा। नामा देने के बाद ही तुम लोटिया के मालिक बन सकोगे। वह रहे तुम्हारे बाकी के 40 लाख। चंदानी अपनी प्रसन्नता छिपा रहा था। कहते हुए उसने 2 बड़े सूटकेसों की तरफ इशारा किया। जगमोहन का चेहरा 1000 वॉट के बल्ब के समान चमकने लगा। उसने शिकारी चीते के समान छलांग मारी और सूटकेसों के समीप जा खड़ा हुआ। अगले ही पल उसके हाथ सूटकेसों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। चंदानी की आवाज सुनकर ठिठक गया। इतनी जल्दी ठीक नहीं, खोलने से पहले चाबी तो ले लो। क्यों सूटकेसों का सत्यानाश कर रहे हो? इसके साथ ही चंदानी द्वारा फेंकी गई चाबियां उसके पास आ गिरी। जगमोहन ने चाबियां उठाई और सूटकेसों को खोलने में व्यस्त हो गया। उसके हाथ पांव उत्तेजना से कांप रहे थे। दीन दुनिया सब कुछ वह भूल चुका था। और इधर जय किशन लोटिया आंखें फाड़े आश्चर्य से चंदानी को देखा जा रहा था। उसके चेहरे से निगाहें हटने का नाम नहीं ले रही थी। मेवाराम चंदानी लोटिया को देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। तो तुम सूरज प्रकाश गोखले? लोटिया के होठों से अविश्वास से भरा स्वर निकला। तुम जिंदा हो? मुकद्दर से, मेवाराम चंदानी वहशी कहकहा लगा उठा। मुकद्दर से जिंदा हूं, वरना तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर ना छोड़ी थी। वैसे मेरा नाम सूरज प्रकाश गोखले नहीं, मेवाराम चंदानी है। मेवाराम चंदानी? लोटिया अभी तक हक्का बक्का था। हाँ, मेवाराम चंदानी। सूरज प्रकाश गोखले तो मैं 20 साल पहले था। जब तुमने अपनी समझ से मेरी जान ले ली थी, तो मैंने भी अपनी समझ से नाम बदलकर मेवाराम चंदानी रख लिया था। तुम्हें विश्वास तो नहीं आएगा, फिर भी बता देता हूँ। जिस शहर में तुम अपराधों की नगरी के बादशाह हो, 20 सालों से मैं भी उसी शहर का जाना माना व्यक्ति हूँ। अंधी दौलत है मेरे पास। तुम्हारी तरह हर धंधों में माहिर हो चुका हूँ। माहिर होना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि शराफत से मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। लोटिया के चेहरे पर एक रंग आता तो एक जाता। पाल खन्ना ने अपनी जिंदगी में पहली बार लोटिया को नर्वस देखा था। हर कोई मामला समझने का प्रयास कर रहा था। लोटिया, मुझे इस बात का अब पूरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं, क्योंकि मेरी हत्या का प्रयास तुम 20 साल पहले कर चुके हो। मेवाराम चंदानी क्रूरता भरे स्वर में कहने लगा। और मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। वह शर्त तो तुम्हें पता ही होगी। लोटिया ने होठ काटते हुए उसे देखा। गोखले, पीछे जो कुछ भी हुआ भूल जा उसे। जब मुझे तेरी मौत के बारे में मालूम हुआ तो तू नहीं जानता मुझे कितना दुख। अवश्य अवश्य, चंदानी ने फौरन मुंडी को हरकत दी। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो कि तुम्हें मेरी मौत का बहुत ही ज्यादा दुख हुआ होगा। कई दिनों तक तो तुम्हारा खाना पीना छूट गया होगा। दरअसल वह दुख मेरी मौत का नहीं, उस आधे नक्शे का था जो मेरे पास था, और मेरी मौत के बाद वह तुम्हें कभी भी हासिल नहीं होने वाला था। अगर मेरी कही बात का एक शब्द भी गलत है तो बोल दे, कह दे मैंने गलत कहा है। तभी फोन की घंटी बज उठी। सब चौंके। उनकी निगाहें बजते फोन पर जा टिकी। हेलो, बूंदी बलिया ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। पल बात सुनता रहा, फिर रिसीवर कान से हटाकर जगमोहन से बोला, तुम्हें फोन पर कोई पूछ रहा है। मुझे? जगमोहन ने फौरन नोटों वाला सूटकेस बंद करके लॉक कर दिया। कौन? शिव सागर में मौजूद मेरे आदमी का फोन है। बलिया ने उसे घूरा। यह सोचना तुम्हारा काम है कि तुमने वहां का पता किसे बताया था। जगमोहन ने तुरंत सिर हिलाया और आगे बढ़कर बलिया से रिसीवर ले लिया। हेलो। क्षण भर की रुकावट के पश्चात उसके कानों में आवाज पड़ी। जगमोहन, मैं सुरेंद्र पाल बोल रहा हूँ। कहो, क्या खबर है? सौदा पटा? हाँ,
साला 5 से 4 लाख पर आया, इससे कम नहीं हो रहा था। उसके पीछे वाले हिस्से में डंडे मारने थे, कमीना, जगमोहन ने गुस्से से कहा। दे दिए उसे? हाँ, तुमने तो कहा था सौदा जितने में पटे पटाना है। बोल बोल, काम की खबर है क्या? हाँ, 2 खबरें, दोनों ही धड़ल्लेदार काम की, सुनोगे तो सिर पीट लोगे। ऐसा क्या? जगमोहन की पकड़ रिसीवर पर सख्त हो गई। चंदानी के खास आदमी ने 4 लाख रुपया लेने के पश्चात 2 खबरें दी हैं। पहली तो यह है कि चंदानी और लोटिया के बीच कोई नक्शे का चक्कर है। दोनों के पास आधा आधा नक्शा है और नक्शा पूरा हो जाने पर करोड़ों की दौलत तक पहुंचा जा सकता है। साले, क्या बकवास कर रहा है? जगमोहन हड़बड़ाकर चीख पड़ा। जो कुछ मुझे उसने कहा वही तो बता रहा हूँ। जगमोहन की हथेली पर पसीना उभर आया। उसने रिसीवर दूसरे हाथ में पकड़ा, एक निगाह चंदानी पर डाली, फिर बोला, आगे? दूसरी बात भी बड़ी जोरदार है। तेरे कह देने से जोरदार थोड़े ना हो जाएगी, जल्दी मुंह फाड़। बहन को फोन किया गया था। देवराज चौहान उसके बाप का अपहरण करना चाहता है। हाँ? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। वह फोन चंदानी ने अपने उसी आदमी से करवाया था जिससे सौदा पटा है। चंदानी जानता था कि लोटिया को देवराज चौहान जैसा इंसान ही उठाने में कामयाब हो सकता है, परंतु देवराज चौहान इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने चाल चली और फोन करके महंत और देवराज चौहान के बीच दुश्मनी की नींव डाल दी और उसी दुश्मनी के नतीजे में देवराज चौहान जय किशन लोटिया को उठाने के लिए तैयार हो गया और अब कामयाब भी। ओ, अब समझा, यह चक्कर है। चंदानी तुम लोगों के पास ही है? हाँ, उल्लू के पट्टे का ऐसा इंतजाम करो कि अपना अगला पिछला सब कुछ भूल जाए। अब तो करना ही पड़ेगा, तेरा काम खत्म, तू वापस जा। अच्छा, माल संभाल कर रखा है ना? चिंता मत करो, हिफाजत से है। तुम्हारे सारे पैसे मेरे पास अमानत है। ओके। कहने के पश्चात जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। किसका फोन था? उसके रिसीवर रखते ही चंदानी ने पूछा। मेरे आदमी का, हमें कोई और काम मिल गया है। कहने के पश्चात देवराज चौहान को उसने इशारे से बुलाया और कोने में ले जाकर सब कुछ बता दिया। सुनते ही देवराज चौहान दरिंदा सा नजर आने लगा। तो वह फोन इस कुत्ते ने करवाया था? मेरे साथ में धोखेबाजी, मेरी पीठ पर वार, देवराज चौहान से धोखाधड़ी। देवराज चौहान गुर्रा उठा। मैं इस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े। यार, तू तो एकदम नाराज हो जाता है। जगमोहन बेहद प्यार से कह उठा। चंदानी ने तुझे प्यार से मारा है, तू भी उसे प्यार से मार। याद नहीं सुरेंद्र पाल ने क्या बताया? 2 नक्शे हैं, एक ही नक्शे के 2 टुकड़े, एक चंदानी के पास, एक लोटिया के पास। मामला करोड़ों के खजाने का है। जैसे कि चंदानी ने प्यार मोहब्बत में तेरे से अपना काम निकलवाया, हम भी उसी प्रकार प्यार मोहब्बत से चंदानी से वह नक्शा ले लेते हैं। उसके बाद लोटिया से बात कर लेंगे। मुद्दत से कहीं पड़े खजाने को पाने के लिए तो लोटिया कब से बेताब होगा। देवराज चौहान हौले से कहर भरी हंसी हंसा। यह बात तो पहले ही मेरे दिमाग में आ गई थी जब चंदानी की धोखाधड़ी के बारे में मैं तेरे मुंह से सुन रहा था। मुझसे धोखेबाजी करके अब चंदानी अपने मकसद में सफल नहीं हो सकेगा। और कुछ मत कहना उसे। उससे नक्शा हथियाकर उसके पीछे लात मार उसे दफा कर देना। उसकी जान लेने का हमें कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा कुछ उसने हमारे साथ किया होता तो हम अवश्य उसकी जान ले लेते। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि करोड़ों के खजाने तक पहुंचने जैसा मंगल कार्य चंदानी की लाश से शुरू हो। ऐसे वक्त में कोई नारियल वगैरह फोड़ना चाहेगा, न कि खून बहाना चाहिए। अब जगमोहन की खोपड़ी से चंदानी से लिए लाखों निकल चुके थे और वहां पर करोड़ों का खजाना घूम रहा था। उसे दौलत के अंबार के सपने आने लगे थे। देवराज चौहान पलटा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। सामान्य ढंग से बढ़ता हुआ वह उनके करीब जा पहुंचा। चंदानी लोटिया से कह रहा था, 20 साल पहले हीरे जवाहरातों की जो प्रदर्शनी लूटी गई थी, मेरी मेहरबानी से वह लूट सफल हुई थी। वह मेरा ही प्लान, मेरी ही योजना थी। मैंने दोस्त होने के नाते तुम्हें अपने साथ लूट में शामिल कर लिया, जबकि योजना में तुम्हारी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल प्रदर्शनी की हमारी लूट सफल हुई और 22 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात हाथ लगे। अब जिनकी कीमत 3-4 गुना ज्यादा ही होगी। वह 22 करोड़ 70-80 करोड़ बन चुका होगा। पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी। मान लेकर उस शहर से हमारा भाग निकलना कठिन हो चुका था। हमने घने जंगल में माल छिपाया और नक्शा बनाकर उसके 2 टुकड़े करके हम अलग हो गए कि 1-2 साल के पश्चात मिलने पर जमीन में दबा रखा माल निकाल कर बांट लेंगे। बिना नक्शे के भी माल को ढूंढा जा सकता था। जगमोहन बोला। नहीं, चंदानी ने सख्त स्वर में कहा। नक्शे के बिना माल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जंगल मामूली नहीं है। पहाड़ी चट्टानों, खतरनाक पेड़ों और दलदलों से घिरा जंगल है।
इंसान को जिंदा फाड़कर खा जाने वाले जानवर हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। उस वक्त हम जंगल में इतनी ज्यादा गहराई तक पहुंच गए थे कि खुद भी इसका आभास न हो सका। माल दबाने के पश्चात वापसी पर जब हमने नक्शा बनाया तो तब हमें इस बात का पता चला। इस बीच हमें कई खतरनाक जानवरों से टक्कर लेनी पड़ी। कईयों को हमने मारा। हमारी भी जानें कई बार जाते जाते बची। एक बार तो यही लोटिया शेर के पंजों में जा फंसा था। तब मैंने ही अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया था। जंगल में किसी प्रकार हम बाहर निकले और उसी समय नक्शे को 2 हिस्से में फाड़कर बांट लिया। अब बिना नक्शों के वहां पहुंचना संभव नहीं था। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। जिस घने जंगल में पेड़ों, पहाड़ी चट्टानों और खतरनाक जानवरों का साम्राज्य हो, वहां पर तो रास्ता तलाश कर लेना संभव ही नहीं था। अलग होने के पश्चात इसके दिलो दिमाग में बेईमानी का जहर भर चुका था। अपने आदमियों की सहायता से इसने किसी प्रकार मेरी तलाश करवाई और मुझे कैद कर लेना चाहा, ताकि मुझसे नक्शा हासिल करके खुद ही सारी लूट की दौलत का मालिक बन सके। और इसी भागा दौड़ी में इसके आदमी की गोली मुझे लगी और मैं काफी ऊंचे पुल से नीचे जा गिरा। मुझे तैरना आता था। पानी के भीतर ही भीतर तैरता हुआ दूर निकल गया। इन लोगों ने मेरी बहुत तलाश की, लेकिन मेरे न मिलने पर इसने समझा मैं मर गया। सूरज प्रकाश गोखले पानी में डूब गया, लेकिन मैं तब से छिपकर इस पर निगाह रख रहा था। कोई अपना साथी धोखेबाजी पर उतर आए तो बहुत तकलीफ होती है ना चंदानी? देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, चंदानी अपनी बात पर जोर देकर बोला। तभी तो मैंने सोच लिया था, एक दिन हीरे जवाहरातों की उस दौलत का मैं अकेला मालिक बनकर लोटिया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसे पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मैंने अपना नाम बदलकर मेवाराम चंदानी रख लिया। दोस्त के नाम पर एक खोटा पैसा भी नहीं था मेरे पास। मैंने बहुत बुरे दिन देखे। लोटिया से टकराने के लिए मेरे पास दौलत का होना बहुत ही जरूरी था। किसी प्रकार काले सफेद धंधों की ओट में मैंने अंधा पैसा बनाया। इस काम में मुझे 20 बरस लग गए। मैंने उसी शहर में पैर टिकाए जहां उसकी गतिविधियां थी। हमेशा इसी बात का ध्यान रखा कि जाने अनजाने में लोटिया मुझे देख ना सके। और आज मेरी कोशिशों का ही नतीजा है कि तू मेरे सामने मेरी दया पर जिंदा है। क्रोध से धधकते स्वर में कहते हुए चंदानी ने जेब से तय किया गया कागज निकाला और उसे खोलकर लोटिया के सामने फेंक दिया। मेरे पास मौजूद उस आधे नक्शे की यह डुप्लीकेट कॉपी है। तुझे याद दिलाने के लिए साथ लाया हूँ। अब एक ही हाल में तू बच सकता है कि नक्शे का बाकी आधा हिस्सा मेरे हवाले कर दे। मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तुझे मरने दूंगा न जीने दूंगा। लोटिया होठ काटता हुआ आगे बढ़ा और नीचे पड़ा नक्शा उठा लिया। गोखले, जयकिशन लोटिया के स्वर में ठहराव था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भूल जा सब कुछ। हम दोनों फिर मिलकर चलते हैं। उन हीरे जवाहरातों को ढूंढकर शराफत से आधा आधा बांट लेंगे। कहीं भी कोई भी गड़बड़ न होगी। आधे आधे का वक्त 20 साल पहले छूट चुका है लोटिया, चंदानी गुर्राया। तेरे साथ मिलकर मैं कोई भी काम करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। अपना बचाव चाहता है तो सामने फोन रखा है। अपने बेटे महंत को फोन कर। नक्शे का हिस्सा जहां भी रखा है उसे बोल कि लेकर यहाँ आ जाए, वरना मैं तेरी वह हालत करूंगा कि अपनी मौत का जश्न तू अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन मरेगा फिर भी नहीं। क्या समझा? तभी जगमोहन आगे बढ़ा और लोटिया के हाथ से नक्शा ले लिया। इतनी सख्त बात मत बोल, लोटिया शांत स्वर में बोला। जो भी हो, आखिर मैं तेरा जीजा हूँ। तूने अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दिया था। महन तेरा भांजा है, तू उसका मामा है। मेवाराम चंदानी जहरीली हंसी हंसा। यह सब बातें तो तब भी लागू होती थी जब तेरे आदमियों की गोली खाकर मैं नदी में जा गिरा था। तब भी तू मेरा जीजा था। चंदानी दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। लेकिन मैंने तुझे कभी भी अपना रिश्तेदार नहीं माना, हमेशा की तरह अपना दोस्त ही माना था। बीती बातों को खत्म ही समझो। वैसे भी मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे बीच सिर्फ दुनिया की रिश्तेदारी है। सीधी तरह बोल, बहन से कहकर नक्शा मंगवाता है या नहीं? जयकिशन लोटिया कुछ न बोला। चंदानी को खा जाने वाली निगाहों से देखता रहा। जगमोहन ने नक्शे से निगाहें हटाई और देवराज चौहान से बोला, असली नक्शे की फोटोकॉपी है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कहने के साथ ही जगमोहन ने नक्शे को तह किया और जेब में डाल लिया। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। अगले ही पल जगमोहन के हाथ में भी रिवॉल्वर थी। देखा देखी बूंदी बलिया के हाथ में भी रिवॉल्वर चमक उठी। चंदानी, तूने ठीक कहा था कि जब अपना ही साथी धोखेबाजी पर उतर आए तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, जैसे कि कभी तुझे हुई थी या फिर जैसे अब मुझे हो रही है। स्वर में हद से ज्यादा भयानकता का पुट था।
वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। मेवाराम चंदानी हक्का बक्का। देवराज का यह रूप देखकर उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कुछ भी समझ में न आया। चंदानी के पास खड़े दोनों व्यक्तियों ने रिवॉल्वरें निकालकर उन पर तान दी। पल भर में सारा वातावरण दहशत से भर उठा था। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? कई पलों के पश्चात चंदानी के होठों से निकला। समझ जाओगे, देवराज चौहान पूर्वता लहजे में बोला। अपने आदमियों से कहो हाथ में पकड़ी रिवॉल्वरें हमारी तरफ फेंक दे और शराफत से खड़े रहें। फेंक दो, असमंजसता से घिरे चंदानी ने अपने आदमियों से कहा। अगले ही पल रिवॉल्वरें उनके पास आ गिरी। चंदानी, देवराज चौहान होठ भींचकर कह उठा, तुम मेरे पास ऑफर लेकर आया था कि मैं लोटिया का अपहरण करूं। मैंने इनकार कर दिया। फिर तूने क्या किया? क्या किया? तूने महंत को फोन करके कहा कि मैं उसके बाप को उठाना चाहता हूं। उसी फोन के कारण मेरे और महंत के बीच दुश्मनी पैदा हुई। पूछने पर तूने कहा कि तुझे इस फोन के बारे में कुछ नहीं मालूम और यह फोन इसलिए किया गया कि मेरे और महंत के बीच दुश्मनी पैदा हो जाए, ताकि क्रोध में आकर मैं लोटिया को उठाने का जिम्मा अपने सिर ले लूं। और ऐसा हुआ भी। तेरी चाल सफल रही। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर वहशी स्वर में कहे जा रहा था। लेकिन तूने यह न सोचा कि कभी फोन वाली बात खुल भी सकती है। जानते हुए भी मुझे धोखेबाजों से नफरत है। तूने धोखेबाजी की, तभी तो मैंने तुम्हारा ही वाक्य दोहराया कि अपना ही साथी धोखेबाजी पर उतर आए तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। मेवाराम चंदानी के होठों से कोई बोल न फूटा। चेहरे पर पीलापन उभर आया। धोखेबाजी का जवाब मैं धोखेबाजी से ही दे रहा हूँ। शुक्र मना कि तूने किसी मौके पर मेरी जान लेने की नहीं सोची, वरना अब तक तू मरा पड़ा होता। क्या मतलब? चंदानी का गला सूखने लगा। एक धोखेबाजी तूने की, एक मैं कर रहा हूँ। नक्शा हमारे पास है, चाहे वह फोटोकॉपी ही क्यों ना हो। यानी कि नक्शे का दूसरा हिस्सा हमारे पास मुकम्मल है। तुझे उन लूट के हीरे जवाहरातों में से कुछ नहीं हासिल होगा। उसका एक हिस्सेदार मैं बनूंगा और दूसरा लोटिया। मेवाराम चंदानी होठों से दबी दबी चीख निकल गई। नहीं नहीं के बच्चे, चुप कर। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा, साले, हमने तुझे इज्जत बख्शी और तूने हमसे चालबाजी खेली, धोखा देकर हमसे काम लिया। अब इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो लुट जाऊंगा। चंदानी गला फाड़कर कह उठा, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा मत करो। मेरी 20 सालों की मेहनत भाड़ में गई। तेरी 20 साल की मेहनत। जगमोहन ने पूर्वता लहजे में उसकी बात काटी। हमसे धोखेबाजी का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। तू तो अभी सस्ते में छूट रहा है। सस्ते में? चंदानी की आवाज कांप रही थी। वह हीरे जवाहरात तो मेरे जीवन का सपना था। वह हाथ ना लगे तो सस्ताई की बात कहाँ से आ गई? बेटे, सस्ताई की बात यहाँ लागू होती है कि हम तेरी जान नहीं ले रहे। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा, अगर तेरी जान ही ले लें तो तेरी कहानी ही समाप्त हो जाएगी। समझा? हम इस सस्ताई की बात कर रहे हैं। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म न करो देवराज चौहान। मेरा धोखा इतना बड़ा नहीं था कि धोखा धोखा होता है, बड़े छोटे की बात नहीं होती। जय किशन लोटिया और पाल खन्ना दिलचस्प निगाहों से एकाएक बदले माहौल को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कर रहे थे। एक काम करो। मेवाराम चंदानी का स्वर थरथरा रहा था। लोटिया से हम नक्शा वसूल करके जंगल में दबे हीरे जवाहरात तलाश करके आधे आधे बांट लेंगे। इससे तुम्हारे भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और धोखेबाजों से हम किसी तरह का सौदा पसंद नहीं करते। देवराज चौहान के सख्त स्वर में सूक्ष्मता भरी पड़ी थी। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। हीरे जवाहरातों को तलाश करने के पश्चात उसे आधा आधा बांटा जाएगा और उसका आधा हिस्सेदार तुम नहीं, लोटिया होगा। लेकिन चुप। जगमोहन दहाड़ा, अक्लमंदी से काम ले और यहाँ से खिसक ले। अगर हमारा प्रोग्राम बदल गया तो तेरी मुड़ी तोड़ी मुंडी नीचे गिरी पड़ी होगी। मेवाराम चंदानी अपनी जगह से नहीं हिला। रो देने वाले अंदाज में देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर उसकी ठोडी से सटा दी। समझदार को इशारा ही काफी होता है। आज के बाद फिर कभी देवराज चौहान से धोखेबाजी मत करना। देवराज चौहान को धोखेबाजी से नफरत है, सब जानते हैं। मुझे जानने वाले, और आज तू भी इस बात को अच्छी तरह जान ले। मुंह बंद, कोई आवाज नहीं। चुपचाप आगे बढ़ और दरवाजे से बाहर निकल जा। पीछे मुड़कर भी मत देखना। सब बात भूल जा। जितनी जल्दी हो सके असम से चले जाना। इन बातों में से तूने एक बात से भी इनकार किया तो मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे थोबड़े में धंसी होंगी। देवराज चौहान के वहशी स्वर में इस कदर दरिंदगी कूट कूट कर भरी पड़ी थी
कि जगमोहन तक के बदन में ठंडी लहर दौड़ती चली गई। रुक मत, फूट जा अपने भाड़े के टट्टुओं को लेकर। चंदानी ने हालतों की नाजुकता को और देवराज चौहान के स्वर में छिपे भयानक भावों को पहचाना। उसे लगा देवराज चौहान उसे वास्तव में मार देगा। फिलहाल उसने खामोशी से निकल जाना ही बेहतर समझा और अपने दोनों साथियों के साथ मरे थके टूटे अंदाज में बाहर निकल गया। उसके दिलो दिमाग में खूनी ज्वालामुखी धधक रहा था। मन ही मन उसने कसम ली कि करोड़ों के हीरे जवाहरात हासिल करके ही रहेगा। देवराज चौहान जयकिशन लोटिया की तरफ पलटा। तुम्हारी मेरी दुश्मनी की बुनियाद मेवाराम चंदानी ने रखी थी, यह तो तुम्हें मालूम हो ही गया होगा, देवराज चौहान ने कहा। बहरहाल तुम अब कहीं भी जाने को आजाद हो। अगर मुझे चंदानी की धोखेबाजी के बारे में पहले से ही मालूम होता तो तुम्हें कभी यहाँ न लाता। लोटिया ने पाल खन्ना को देखा, फिर देवराज चौहान से बोला, हम जा सकते हैं? हाँ, और वह नक्शा जो तुम्हारी साथी की जेब में है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। देवराज चौहान मुस्कुराया। जानता हूँ। लोटिया भी मुस्कुराया। इसका आधा हिस्सा मेरे पास है। जानता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुरा रहा था। जो भी कहना चाहते हो कह डालो। 70-80 करोड़ का मामला है, आधा आधा हो जाए। हो जाए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, जगमोहन जल्दी से बोला। कोई हेरा फेरी नहीं होगी, माल शराफत से आधा आधा होगा, देवराज चौहान ने कहा। बिल्कुल होगा, धोखेबाजी की कतई कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, बाकी बातें बाद में, पहले हमें तुरंत यह जगह छोड़ देनी चाहिए। चंदानी यहाँ के बारे में जानता है, वह कोई गड़बड़ भी कर सकता है। क्रोध में वह पुलिस को हमारे बारे में खबर कर सकता है। उससे अब किसी भी हरकत की आशा की जा सकती है, देवराज चौहान बोला। मैं भी यही कहने वाला था, लोटिया ने सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चौहान बूंदी बलिया की तरफ पलटा। बलिया, हम यह जगह ही नहीं, असम से भी बाहर निकल जाना चाहते हैं। समझ गया, सब कुछ समझ गया। बलिया ने फौरन गर्दन हिलाई। असम से तो मैं आपको सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा, लेकिन मेरा मीटर बंद हो चुका है। मैंने जो पैसे लिए थे वह सिर्फ यहीं तक काम करने के लिए लिए थे, और अब तो आप लोग करोड़ों का हाथ मारने जा रहे हैं। ज्यादा नहीं तो तालाब में से एक बूंद का दावेदार तो बनता ही हूँ। ठीक है, तुम हमारे साथ रहोगे, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। माल मिलने पर तुम्हें थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा। बस, मुझे थोड़ा बहुत ही चाहिए, ज्यादा नहीं, बलिया ने खुशी भरे स्वर में कहा। तो अब चले यहाँ से, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अभी कई दिलचस्प बातों का जवाब मिलना बाकी है, जैसे कि लोटिया के एकाएक अंडरवर्ल्ड से गायब हो जाने पर अंडरवर्ल्ड में क्या फेरबदल हुई। सुजान सिंह अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनकर अपनी दिली हसरत पूरी कर सका। जब महंत को मालूम हुआ कि उसके पिता का अपहरण देवराज चौहान ने किया है, तो उसने क्या किया? बूंदी बलिया और भीमराव के बीच कैसे संबंध थे? जगमोहन ने इकट्ठी कर रखी दौलत सुरेंद्र पाल के पास रख छोड़ी थी। क्या सुरेंद्र पाल उस दौलत की हिफाजत कर सका? और चंद अहम सवाल यह कि मेवाराम चंदानी इस बात के प्रति दृढ़ था कि वह करोड़ों के हीरे जवाहरात हासिल करके रहेगा। क्या वह अपनी इस इच्छा को पूरी कर सका तो किन खतरनाक हालातों से गुजरकर कर सका, और इस काम के लिए उसने किसका साथ हासिल किया? देवराज चौहान, जगमोहन, अवतार सिंह, सुधीर शर्मा, बूंदी बलिया, जय किशन लोटिया और पाल खन्ना का काफिला क्या हीरे जवाहरात हासिल कर सका? केंद्रीय खुफिया विभाग का खतरनाक जासूस BM जप्पी, जिसने की हाईजैकिंग के समय देवराज चौहान को 2 बार सिगरेट पिलाई थी, जो अक्सर अपना मोटा सा कंघा निकालकर सिर के पिछली तरफ की बालों की पट्टी पर फेरने लगता था, जो कि इस हाईजैकिंग का आंखों देखा गवाह था। उसने क्या किया? क्या वह अपनी आदत के मुताबिक देवराज चौहान को ढूंढने निकल पड़ा कि नहीं? अगर निकला तो क्या हुआ? इन सब बातों का जवाब आपको आगामी उपन्यास दौलत मेरी दुश्मन में मिलेगा। आपके पसंदीदा पात्र देवराज चौहान का खूनी कारनामा, दौलत मेरी दुश्मन। तो यह था देवराज चौहान सीरीज का एक मजेदार उपन्यास। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।